हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कि अगर एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने देखा था कि उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बाई ए फैक्टर के, एंड दैट के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आज हम देखते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बजाय अगर एक कंडक्टिंग स्लैब को हम कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख दें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज का टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी, और किस केस में निकालना। हमने अज्यूम द स्लैब थिकनेस लेस देन द प्लेट सेपरेशन, कि अगर हमारी उसकी जो थिकनेस है स्लैब की टोटल सेपरेशन से कम हो, मतलब ये अगर डी है तो स्लैब हम इतनी जगह पे रखेंगे जिसकी मोटाई हम कितनी मानेंगे, टी मानेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अपने पास एक कैपेसिटर है। किस प्रकार का कैपेसिटर है आपका, जिसकी प्लेट्स का एरिया ए है और प्लेट्स की सेपरेशन डी है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस डी है। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम, कि जो उनके प्लेट्स के बीच में जो स्पेस अगर ये वैक्यूम हो, पहले हम जनरल केस करेंगे जब हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हम पहले कर चुके हैं कि जब उसके अंदर वैक्यूम हो तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। इसके बाद अब हम मान लेते हैं कि जो आपका ये कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू। क्लियर है? ये हमने मान लिया कि इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके अंदर क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? ये आपका यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखिए इसको हम ई नोट से दिखा रहे हैं। ई नोट का मतलब इनिशियली शुरू में जब इसके बीच में हमने कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ था, यहाँ पे क्या था, वैक्यूम था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये हम पहले कर चुके हैं कि दो अगर सीट हों प्लेन तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। सिग्मा की वैल्यू रख दें, आपको पता है चार्ज बाई एरिया। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बाई एरिया। तो ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट कैपेसिटेंस की, ये सेकंड इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये दोनों कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब हमारा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, वैक्यूम था। तो देखिए सिग्मा क्या रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम ये निकाल लेते हैं कि इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो डी कहाँ आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमने रखा वी नोट। वी नोट का मतलब है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और डिस्टेंस कितनी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई में आपकी डिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है इक्वेशन थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड, कैपेसिटेंस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये कैपेसिटर है इसके बीच में ये एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे। ये डाल दी हमने कंडक्टिंग स्लैब, जिसकी थिकनेस कितनी है आपके पास, थिकनेस है ये टी, और ये टोटल कितना था, डी। तो देखिए तो ये और ये जो खाली जगह बची है, ये टोटल दूरी कितनी बची है आपकी, डी माइनस टी। डी माइनस टी मतलब ये टी वाली डिस्टेंस आपकी यहाँ से माइनस हो चुकी है। क्लियर है? तो जब हम ये कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं टी थिकनेस की जो डी से कम है, तो आपका जो कंडक्टिंग स्लैब, आपको पता है कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, और किसी भी कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। देखिए ये इसकी फिगर देखते हैं, हमने इसको वर्टिकल में दिखाया था, इसने इसको हॉरिजॉन्टल में लिया हुआ है। ये आपका कैपेसिटर है, इसकी ओरिजिनल प्लेट्स, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। तो ये आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ बने हुए हैं, ई नोट नीचे की तरफ। इसके अंदर आपने ये कंडक्टिंग स्लैब रखी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हम पहले कई बार कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। इसकी थिकनेस है आपके पास टी। देखो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इस जगह में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बचा है, सिर्फ इस जगह पे और इस जगह पे, और ये डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी है। अब जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो आपका ये कंडक्टर है
कंडक्टर आपको पता है अपोजिटली पोलराइज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव की साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इसका पॉजिटिव। क्लियर है। इसके बाद अब इसको स्टार्ट करते हैं कि जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की प्रेजेंस में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखिए C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके बाद यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले वैल्यू पुट करेंगे V की, कि जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है। ये देखिए पोटेंशियल पहले यहाँ निकाला है इसने कि पोटेंशियल इस स्लैब के बीच में, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में टी इसकी डिस्टेंस, ये जीरो है तो ये पूरा जीरो। तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कहाँ बची, सिर्फ ये खाली जगह है और जो आपकी ये खाली यहाँ और यहाँ पे बची। इसके लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है d माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, d माइनस टी आपका, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 जो किसकी आई, पोटेंशियल की आई। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपका ये आ चुका है। तो इस V की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। ये आपने नीचे पुट कर दिया। आप देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी। इसके बाद हमने इसको क्या किया, D से मल्टीप्लाई करवा दी, D से डिवाइड करवा दिया। देखो आपके पास ये टर्म थी एप्सिलॉन नॉट A और बाई में था d माइनस टी, D से इसकी मल्टीप्लाई करवाई, D से डिवाइड करवाया। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा कि जो ये वाली टर्म है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये आपका कैपेसिटेंस तब था जब उसकी प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, कुछ भी नहीं रखा हुआ था, खाली जगह थी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C नोट से लिख सकते हैं इसको, और साथ में क्या बचा d बाई डी माइनस टी। तो देखो जो कैपेसिटेंस इसका आया जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इसके बीच में रखी, तो ये कितना आया, d बाई डी माइनस टी टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। मतलब जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था उसका इतना गुना कैपेसिटेंस अब ये आया। तो अब हम ये कैसे बताएं कि जो इसका कैपेसिटेंस वो बढ़ेगा या कम होगा, तो वो सारा किस पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे। अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है ओरिजिनल से, और अगर ये फैक्टर 1 से कम है तो इसकी वैल्यू ओरिजिनल से कम है। अब देखो आपके पास है d बाई डी माइनस टी। देखो ऊपर तो d है और नीचे d में से कुछ माइनस हो रहा है, जो कंडक्टिंग स्लैब उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, तो ऊपर वाली टर्म बड़ी है नीचे वाले से, और ऊपर वाली टर्म बड़ी हो तो रेशियो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 मतलब ये फैक्टर आपका 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस C की वैल्यू है वो ओरिजिनल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम बता देंगे क्लियरली C इज ग्रेटर देन C नोट। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं थिकनेस T की, तो उसका कैपेसिटेंस d बाई डी माइनस टी फैक्टर से बढ़ जाता है। हमने देखा कंडक्टिंग स्लैब डाल लेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कल हमने डाइलेक्ट्रिक डाल के देखा था तो भी कैपेसिटेंस बढ़ा था। बट डाइलेक्ट्रिक डाला तो कितना बढ़ा था, k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, और यहाँ पे देखा तो d बाई टी डी माइनस टी ऑफ ओरिजिनल। क्लियर है। ये आपका टॉपिक था कैपेसिटेंस के लिए। जब हम उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल लेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स, कि जो कैपेसिटर्स हम ये पढ़ते आ रहे हैं, कैपेसिटी क्या होती है, कब बढ़ेगी कब कम होगी, उसके यूज़ क्या क्या हैं। तो देखिए कैपेसिटर जो आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका यूज़ होता है। ज़्यादा डिटेल्स में जो है इसको आप आगे सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न, कि हमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पैटर्न का कम ज़्यादा जिस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसके लिए आपका यूज होता है कैपेसिटर का। सेकंड जो है इन रेडियो सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग, कि रेडियो सर्किट्स में ट्यूनिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये ट्यूनिंग वगैरह क्या है ये हम आगे सेमीकंडक्टर नाम की जो यूनिट नंबर 9 है वहाँ पे इसको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट आपका है इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट। अब देखिए रेक्टिफायर जो है ये सारा आपका आगे सेकंड थर्ड यूनिट्स में आएंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। क्लियर है। तो उस डीसी की जो आउटपुट उसको स्मूथ करने के लिए, स्मूथ करने का मतलब उसको प्योरली डीसी बनाने के लिए हम इसका कैपेसिटर का यूज करते हैं। और जो इसका है ऑसिलेटर में यूज होता है, टैंक सर्किट में यूज होता है। देखिए टैंक सर्किट क्या होता है, टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर। टैंक सर्किट जो है एक ऐसा सर्किट जो ऑसिलेशंस पैदा करता है, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं
क्लियर है। और इसका हम यूज़ देखो, ये चार्ज भी स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है, तो चार्ज और एनर्जी स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे यूजेज हैं कैपेसिटर के जो आपको याद करने हैं। क्लियर है। यहाँ तक हमारा कैपेसिटर का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इस यूनिट में हमारा लास्ट एक टॉपिक बचता है जिस पे आपका एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट है, और उस पे बेस्ड आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राफ जनरेटर, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस।